बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास जब बॉडी के अंदर या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जब कैल्शियम लेवल्स कम होते हैं तो पैराथायरॉयड हार्मोन के ऊपर ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं दैट आर कॉल्ड एज कैल्शियम हार्मोन सेंसिंग रिसेप्टर्स। ठीक है, वो क्या करेंगे, इन रिस्पॉन्स टू लो कैल्शियम लेवल आपके पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल्स को इंक्रीज़ कर देंगे। अब ये कैल्शियम हार्मोन सेंसिंग रिसेप्टर क्या है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, इसमें वो बताता है कि भाई आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपका फर्स्ट मैसेंजर है विच इज़ डेफिनेटली कैल्शियम, और वो जाकर एक कैल्शियम हार्मोन सेंसिंग रिसेप्टर पे जाकर लग जाता है विच इज़ बेसिकली अ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है ये आपके फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करता है, और फॉस्फोलाइपेज सी की एक्टिविटी से हमारे पास दो चीज़ें बनती हैं। वन इज़ टाइडोल आइनाइसोटोल ट्राईफॉस्फेट बनता है, और दूसरा हमारे पास डायक बनता है। अब ये जो आइनाइसोटोल ट्राईफॉस्फेट है, ठीक है, ये क्या करता है कि हमारे कैल्शियम को मोबिलाइज करता है फ्रॉम आवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द इंट्रासेलुलर स्टोर्स। और फिर ये देखते हैं कि जब कैल्शियम हार्मोन सेंसिंग रिसेप्टर ही जब देखते हैं कि जब कैल्शियम के लेवल्स नॉर्मल हो गए हैं तो ये आपके पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल्स को दोबारा से डिक्रीज़ कर देता है। यानी कि अगर आपके कैल्शियम के लेवल्स लो होंगे तो ये आपके पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल्स को इंक्रीज़ कर देगा, और जब वो देखेगा कि भाई कैल्शियम के लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल हो गए तो आपके पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल्स को डिक्रीज़ कर देगा। ठीक है, अब बेसिकली हमें देखना है कि ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द चीफ सेल्स ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, और ये भी आपको पता रहना चाहिए कि पैराथायरॉयड ग्लैंड इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर लोब ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। और इस पैराथायरॉयड ग्लैंड को रिकग्नाइज करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। ऑफन ऐसे ही लगता है सर्जरीज़ में कि जैसे इट इज़ अनदर लॉब्यूल ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। देखो इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि वो बिल्कुल एक अलग उसी का एक लॉब्यूल ही लग रहा है, लग नहीं रहा कि कोई एक सेपरेट चीज़ है। बेसिकली ये जो पैराथ हार्मोन है इट हैज़ गॉट इफेक्ट्स ऑन द बोन, ऑन द किडनी एंड ऑन द इंटेस्टाइन्स। ठीक है, और बेसिकली ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है या पैराथ हार्मोन है, ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग कैल्शियम लेवल्स एंड डिक्रीजिंग फॉस्फेट लेवल्स इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, अब बोन में क्या करता है, सबसे पहले बोन को देखते हैं। बोन में इसने क्या करना है कि बोन की रिजॉर्प्शन को इंक्रीज़ करना है, कैल्शियम का इफ्लक्स कराना है, यानी बोन से जो डिपॉजिटेड कैल्शियम है उसको उठाकर आपके ब्लड या आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर ये लेके जाता है। अब दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ टू मैकेनिज्म्स। ये जो मैकेनिज्म्स होते हैं ना वो दो फेजेस में होते हैं। एक आपके पास होता है रैपिड फेज़, ठीक है, और एक आपके पास होता है स्लो फेज़। ठीक है, अब जो रैपिड फेज़ है वो फेज़ है जो कि आपके पास मिनट्स में स्टार्ट होगा और जो है वो काफ़ी सेवरल आवर्स तक परसिस्टेंट रहेगा। ठीक है, और वो जो फेज़ होता है वो बेसिकली क्या होता है कि उसमें आपके पास जो बोन्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट कैल्शियम है या ऑलरेडी प्रेजेंट फॉस्फेट है उसको आपने मोबिलाइज कराना होता है, उसको निकालना होता है, प्रमोट करना होता है। जो आपके ऑलरेडी प्रेजेंट सेल्स हैं यानी ऑस्टियोसाइट्स वगैरह, उनसे आपने कैल्शियम को मोबिलाइज कराना है। ठीक है, और जो आपका स्लो फेज़ है उसकी मैंने एक पिक्चर ली हुई है। अच्छा, पहले हम आपको रैपिड फेज़ के बारे में बता देती हूँ, इसकी थोड़ी सी और डिटेल बताती हूँ क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर मैं थोड़ी सी और डिटेल बताऊँ। अब बजाय कि ये मैं सारी इस किताब की स्टोरी पढ़ूँ ना, मैं आपको इधर पढ़ के इधर समझा देती हूँ। ठीक है, इन्होंने बताया है कि देखो एक हमारे पास एक ऑस्टियोलिटिक एक मेम्ब्रेन होती है, एक आपके पास मेम्ब्रेन होती है, एक आपके पास यहाँ पे क्या होता है, बोन होता है। ठीक है, और इधर आपके पास क्या है कि यू हैव गॉट द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब ये जो ऑस्टियोसिटिक मेम्ब्रेन है ना दैट इज़ बेसिकली फंक्शनिंग एज अ पंप। ठीक है, और इस ऑस्टियोसिटिक मेम्ब्रेन के ऊपर आपके पास क्या होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, अब आपका जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ना वो जाकर इस पैराथायरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर्स पे लगता है विच आर प्रेजेंट ऑन दिस ऑस्टियोसिटिक मेम्ब्रेन। अच्छा, अब इस ऑस्टियोसिटिक मेम्ब्रेन और इस बोन के बीच में यहाँ पे क्या होता है कि बोनी फ्लूइड मौजूद होता है। ठीक है, बोनी फ्लूइड मौजूद होता है, बोन फ्लूइड होता है, और ऑब्वियसली इसी बोन फ्लूइड में क्या होता है कि हमारे पास कैल्शियम की प्रेजेंस होती है। अब जो पैराथायरॉयड हार्मोन इन पैराथायरॉयड हार्मोन रिसेप्टर्स पे जाके लगता है तो ये इन इस पम्प की जो परमिएबिलिटी है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, ठीक है, जब इस पम्प की परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है फॉर कैल्शियम तो वो उठा उठा के कैल्शियम को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में फेंकना शुरू कर देता है।
ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज ऑस्टियोलाइसिस, दिस इज़ कॉल्ड ऑस्टियोलाइसिस। और जब आपके पास कैल्शियम के लेवल नॉर्मल हो जाते हैं तो पैराथायराइड हार्मोन ख़त्म हो जाता है, मतलब वो प्रोड्यूस नहीं होता, तो फिर ये पम्प भी इनएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से भी पढ़ लेते हैं कि इसने क्या दास्तान सुनाई थी। कि जो फर्स्ट फेज है दैट इज़ ऑस्टियोलाइसिस, दैट इज़ द वन दैट इज़ गोइंग टू बिगिन इन मिनट्स एंड इट विल इंक्रीज प्रोग्रेसिवली फॉर सेवरल आवर्स। इट विल कॉज द एक्टिवेशन ऑफ ऑस्टियोसाइट्स, द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है, to promote calcium and phosphate absorption from the bone into the extracellular fluid. पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, दैट कॉजेज रिमूवल ऑफ बोन सॉल्ट्स, एक तो ये बोन मैट्रिक्स से कराएगा और एक विसिनिटी ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट से कराएगा। ठीक है, और द ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स, यहाँ पे इसने बताया कि हमारे पास एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है और एक ऑस्टियोसिटिक मेम्ब्रेन होती है जो कि बोन को सेपरेट करिए फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, फिर इसने बताया कि हमारे पास ऑस्टियोसिटिक मेम्ब्रेन और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बीच में हमारे पास बोन फ्लूइड है। ठीक है, और ये क्या करेगा, ऑस्टियोसिटिक मेम्ब्रेन कैल्शियम आयंस को पंप करेगा फ्रॉम द बोन फ्लूइड इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, जब ये ऑस्टियोसिटिक मेम्ब्रेन एक्सेसिवली एक्टिवेट हो जाएगा तो आपकी कैल्शियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, बोन के अंदर वो फॉल करना शुरू हो जाएगी। और वैसे इसने बताया है, ठीक है ना, कि जो पंप जब इनएक्टिवेट हो जाता है, जब आपके पास कैल्शियम के लेवल्स नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, बस आप ये रीड कर लोगे तो यही सारी दास्तान लिखी हुई है। ठीक है, और बस यही है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास है सेकंड फेज़। सेकंड फेज़ की ना पिक्चर ही देख लेते हैं। किधर गई पिक्चर, भाई मैंने पिक्चर भी सेव की थी, चलो पता नहीं वो कहाँ गई। पिक्चर को छोड़ें, अब सेकंड फेज़ में इसने बताया है कि जो हमारे पास सेकंड फेज़ होता है विद द हेल्प ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट्स। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट की मदद से होता है। ठीक है ना, मतलब जो फर्स्ट फेज़ है दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ ऑस्टियोसाइट्स, जो सेकंड फेज़ है दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ऑस्टियोक्लास्ट से कहते हैं कि इस बोन को ही ब्रेक कर दो। ठीक है ना, यानी कि ऑस्टियोक्लास्ट से कहते हैं कि भाई ये जो बोन है इसी बोन को ब्रेक कर दो। अब ऑस्टियोक्लास्ट के पास तो रिसेप्टर्स ही नहीं होते, वहाँ पे तो ऑस्टियोसिटिक मेम्ब्रेन के पास रिसेप्टर्स थे ना पैराथायरॉयड हार्मोन के, लेकिन ये जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं इनके पास रिसेप्टर्स नहीं मौजूद होते फॉर द पैराथायरॉयड हार्मोन, इनके पास रिसेप्टर्स ही नहीं होते। ठीक है, तो अब कैसा, अब के जब ये रिसेप्टर्स नहीं होंगे तो फिर इसको कैसे सिग्नल मिलेगा कि कैल्शियम लेवल लो है और किस तरह वो बोन को ब्रेक करेगा, तो ये ऑस्टियोब्लास्ट इसको सिग्नल भेजते हैं। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, ठीक है, वो आपके क्या करते हैं, यहाँ पर एक सेकेंडरी सिग्नल भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ रैंकल। ठीक है, एक रैंकल होता है, बड़ा अजीब सी इसकी फुल फॉर्म है, न्यूक्लियर रिसेप्टर समथिंग लाइक दैट। तो ये ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट को एक सेकेंडरी सिग्नल भेजते हैं जिसका नाम होता है रैंकल। जब रैंकल रिलीज़ होता है तो ऑस्टियोक्लास्ट को पता चल जाता है कि इसका मतलब है कैल्शियम लेवल लो है, मैं बोन को ब्रेक करूँगा ताकि कैल्शियम रिलीज़ हो। ठीक है, और ये जो ऑस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिवेशन होती है वो भी दो तरीके से होती है कि एक तो रैंकल आया तो जो आपके इमीडिएटली प्रेजेंट ऑस्टियोक्लास्ट हैं वो एक्टिवेट होते हैं और साथ साथ नए ऑस्टियोक्लास्ट की भी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ताकि बोन को ब्रेक करें। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि भाई इस तरह तो बहुत ज़्यादा बोन वीकनेस हो जाएगी, तो येस, ऐसे तो आमतौर पे बोन वीकनेस नहीं होती क्योंकि बोन में ऑलरेडी कैल्शियम बहुत ज़्यादा रिच होती है, लेकिन अगर आपका पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल्स जो हैं वो बहुत मंथ्स तक राइज करते जाएंगे तो फिर यस आपकी बोन वीकनेस भी हो जाएगी। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द पिक्चर जो पहले थी ये वाली। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि बोन में कैसे जो है बोन में कैल्शियम और फॉस्फेट की रिजॉर्प्शन होगी बोन से एंड इट विल मूव इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, और वो मैंने आपको बता दिया कि दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ टू मैकेनिज्म ऑफ ऑस्टियोलाइसिस। वन वाज द रैपिड मैकेनिज्म जिसमें फ़ौरन हम ऑस्टियोसाइट्स में से कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स को मोबिलाइज करेंगे, और दूसरा वाला हमारे पास क्या है कि दैट इज़ बाय द एक्टिवेशन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट जो कि बोन को ब्रेक करेंगे एंड दे विल पुट ऑल ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द बोन इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। दूसरा क्या होता है कि हमारे पास किडनी में ये हो गया। दूसरा हमारे पास किडनी में, किडनी जो है वो क्या करता है कि आपके जो प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स होते हैं उसमें से कैल्शियम की रिजॉर्प्शन कराता है और फॉस्फेट की रिजॉर्प्शन नहीं कराता है, जिसकी वजह से फॉस्फेट एक्सक्रीट आउट हो जाता है और फॉस्फेट के लेवल्स लो हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और एट द सेम टाइम आपको पता है कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो क्या करता है कि 2,5 डाईहाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफेरॉल की कन्वर्जन करता है इनटू 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफेरॉल। ठीक है, तो वो कन्वर्जन दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द
पैराथायरॉयड हार्मोन। और आपको पता नहीं चाहिए कि ये वाली जो कन्वर्जन है वो हमारे पास कहाँ पर होती है, किडनी में होती है, कि 2,5 डाईहाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफेरॉल 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होता है इन द किडनी। अब ये जो 1,2,5, अब मैंने आपको एक दफ़ा बताया था जब मैंने कैल्शियम का इंट्रोडक्शन किया था कि कैल्शियम एक डाइवेलेंट आयन है, उसकी जो एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में इतनी परफेक्टली नहीं होती। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ठीक है, फ्रॉम द इंटेस्टाइन उसको प्रमोट करता है आपका विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी कैल्शियम और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन कराता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स। ठीक है, यानी कि वो फीसेस में ना जाएं और आपके इंटेस्टाइन्स में जाएं, इसमें काम करता है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई कैल्शियम और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन तो यहाँ पे भी हो रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम कैल्शियम के लेवल को लो करें तो काउंटर बैलेंस हो जाना चाहिए, फॉस्फेट के लेवल्स लो नहीं होने चाहिए। लेकिन सीन ये कि फॉस्फेट की जो एक्सक्रीशन होती है वाया द किडनी इन द फॉर्म फ्रॉम द यूरिन, ठीक है, वो ज़्यादा होती है विद कंपैरिजन टू द फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स। इस वजह से क्या होता है कि फॉस्फेट के लेवल्स लो होते हैं और कैल्शियम के लेवल्स हाई हो जाते हैं। So this was all about the story about calcium metabolism using parathyroid hormone.